हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। आप तमाम देखने वाले का हमारे चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि इसके पहले 4 पार्ट, जी हाँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लास के लिए उपयोगी होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का 4 भाग समाप्त हो चुका है और 5वां भाग पार्ट 5 लेकर मैं उपस्थित हो चुका हूँ आपके सामने, जिसमें चैप्टर नंबर 11 यानी कि अंतिम चैप्टर्स द स्टोरी ऑफ इंग्लिश नॉवेल से लिया गया यह टॉप 14 क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करें, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है यह, इसलिए बिल्कुल स्किप किए बगैर शुरू से अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, नोवेल इज़ द वाइटल रिकॉर्ड ऑफ डैश, यानी कि नोवेल क्या है, किस चीज़ का रिकॉर्ड है। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट वी सी फील एंड लर्न, यानी कि जो भी हम लोग देखते हैं, फील करते हैं यानी महसूस करते हैं और सीखते हैं। ऑप्शन बी, व्हाट वी राइट एंड रीड, जो भी कुछ हम लोग लिखते और पढ़ते हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी, हुम वी डिनाई एंड एक्सेप्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस, यानी एंटी का मतलब होता है नॉन ऑफ दिस। तो बिल्कुल आपको सोचना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि नोवेल किसका रिकॉर्ड है? जी हाँ, वाइटल का मतलब होता है परम आवश्यक, यानी कि आवश्यक रिकॉर्ड है किसका? जो भी हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं और सीखते हैं, उसी का रिकॉर्ड रखता है नोवेल। क्वेश्चन नंबर 2, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, अ नोवेल इज एन एक्सप्रेशन, अ नोवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश थ्रू डैश, यानी कि एक नोवेल किसकी अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति है तो किसके द्वारा है। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस हैं, डेथ कॉमा लैंग्वेज, लाइफ कॉमा द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन सी लाइफ एंड उसके बाद में आर्ट है, फिर नेक्स्ट डी एंटी। एंटी का मतलब होता है नॉन ऑफ दिस। तो बिल्कुल आपको सोचना है, दिमाग में बिल्कुल इस चीज़ को कंपेयर कीजिए, सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाइफ द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि एक नोवेल का जो एक्सप्रेशन है वो जीवन की अभिव्यक्ति होती है। किसके थ्रू? तो एक भाषा के थ्रू जीवन की अभिव्यक्ति होती है, जीवन की बातों को बताया जाता है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ नोवेल ग्रोज डायरेक्टली, एक नोवेल जो है प्रत्यक्ष रूप से बढ़ता है, किसकी ओर बढ़ता है? आउट ऑफ लाइफ। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंड ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी आउट ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी अराउंड लाइफ, ऑप्शन डी एंटी, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो नोवेल किसके तरफ बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा आउट ऑफ लाइफ। बिल्कुल आउट ऑफ लाइफ ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नोवेल्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश, यानी कि नोवेल्स किसका कॉम्बिनेशन होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, जो उपन्यास है, नोवेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपन्यास। जी हाँ, नोवेल को क्या बोलते हैं? उपन्यास। उपन्यास जो है ये क्या है? अब देखेंगे यहाँ पर, नोवेल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ, नोवेल्स किसका कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोग, यानी कि दो चीज़ों को मिलाने को संयोग कहते हैं। तो ऑप्शन ए, इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट, इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट, ऑप्शन बी रियलिटी एंड इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी फॉल्स एंड राइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आपको सोचना है। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर से मैं पुनः याद दिला दे रहा हूँ कि यह चैप्टर नंबर 11 जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जी हाँ, एक किताब जो कि 11th और 12th क्लास बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट में पढ़ी जाती है, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसी का चैप्टर नंबर 11, यानी कि फाइनल चैप्टर है ये,
अंतिम चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश नोवेल, यानी कि इंग्लिश में जो नोवेल है उसकी पूरी स्टोरी बयां करती है यह चैप्टर। इसलिए उसका ये 5वां क्वेश्चन, द विकार ऑफ वेकफील्ड डील्स विद, द विकार ऑफ वेकफील्ड डील्स विद, यानी कि किस तरीके से विवेचना करते हैं वेकफील्ड का जो विकार है, लिखने का जो तरीका है वो कैसा विवेचना करता है। ऑप्शन ए, अ राइटर, एक राइटर की तरह, अ पोएट, एक कवि की तरह, एंड ऑप्शन नंबर सी, अ कैरेक्टर, एक चित्र, मतलब कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि ड्रामा यानी कि नाटक में भी पात्र होते हैं, उस प्रकार से नॉवेल में भी पात्र होते हैं। तो ऑप्शन सी, अ कैरेक्टर, ऑप्शन डी, अ मेंटर। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अ कैरेक्टर। यानी कि वेकफील्ड ने विकार को किस प्रकार डील किया है, एक कैरेक्टर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जेन ऑस्टेन इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भरना। जैसे कि आप शिक्षक के पास जाते हैं, सपोज यू गो टू द टीचर एंड द टीचर जस्ट इन्फ्यूज पॉजिटिव थिंग्स इनसाइड योर माइंड, यानी कि आप एक शिक्षक के पास जाते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें जितनी भी हैं वो शिक्षक आपके दिमाग में भर देते हैं। ये इन्फ्यूज का मतलब होता है भरना। जेन ऑस्टेन इन्फ्यूज डैश एंड डैश इनटू द इंग्लिश नोवेल, यानी कि जेन ऑस्टेन ने इंग्लिश नोवेल में क्या क्या भरा है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में मिलेगा बैड सेंस अनबैलेंस, बी में गुड सेंस बैलेंस, सी में वेल थॉट बिलीव, डी में नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, गुड सेंस एंड बैलेंस। बिल्कुल इंटरमीडिएट के जो भी विद्यार्थी हैं, डरना नहीं है इंग्लिश से, क्योंकि मैं यहाँ पर मुन्ना सर, डायरेक्टर एक्सेल इंग्लिश जोन, बिल्कुल मैं मुस्तैद हूँ बारी बारी से प्रत्येक दिन कम से कम एक वीडियोस, ऐसे तो मैं कोशिश करूँगा कि 2-2 वीडियो लेक्चर्स आएँ। हालांकि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कड़ी में मैं ये पार्ट 5 लेकर स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से आया हूँ। एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिकेंस हैड द नैक ऑफ कंबाइनिंग डैश विद डैश, यानी कि चार्ल्स डिकेंस, जी हाँ, चार्ल्स डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड नोवेल के राइटर नोवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस हैड द नैक ऑफ कंबाइनिंग, नैक का मतलब होता है KNSC के, नैक मतलब कौशल, तरीका, यानी कि ढंग, ऑफ कंबाइनिंग डैश विद डैश, यानी कि उन्होंने नोवेल को किस तरीके से कंबाइन किया है। आपको यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए ह्यूमर, पैथोस, यानी कि पैथोस का मतलब होता है करुण रस, ह्यूमर का मतलब होता है मजाकिये, जिसमें हंसी खुशी रहता है। ऑप्शन बी ग्रीफ, यानी दुख, हेट मतलब घृणा। नेक्स्ट ऑप्शन सी फन या होक्स, होक्स मतलब दिलगी करना। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, आप बिल्कुल सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहरहाल मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ह्यूमर एंड पैथोस। डिकेंस ने किस तरीके का यूज़ किया है, ह्यूमर का और पैथोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द राइज ऑफ द नोवेल वॉज द रिजल्ट ऑफ डैश इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी में। माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान देंगे, लिसनिंग एंड लर्निंग मोड में आ जाएंगे। बेहतर होगा अगर ईयरफोन लगा लें ताकि बाहर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द राइज ऑफ द नोवेल वॉज द रिजल्ट ऑफ डैश इन द 18th सेंचुरी, यानी कि नोवेल का जो उदय है, यानी कि नोवेल जो बढ़ा वो 18वीं शताब्दी में किसके कारण बढ़ा, क्या परिणाम है, उसका परिणाम को हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मतलब होता है लोकतांत्रिक आंदोलन हुए, पॉलिटिकल मूवमेंट यानी कि राजनीतिक आंदोलन हुए, एंड नेक्स्ट ऑप्शन सी मोनार्की मूवमेंट, यानी कि जो राजशाही आंदोलन हुए वो हुए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी हुए। तो इसका सही जवाब आपको सोचना है। फिलहाल इसका सही आंसर डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ, यानी कि लोकतांत्रिक आंदोलन के चलते 18वीं शताब्दी में इंग्लिश नोवेल काफ़ी आगे तक बढ़ा था। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
बन्यान, बन्यान इज कंसिडरेड टू बी अ ग्रेट डैश। बन्यान एक नोवेलिस्ट का नाम है। जी हाँ, बन्यान किसका नाम है? एक नोवेलिस्ट है, उपन्यासकार हैं जिन्होंने बहुत सारी उपन्यास लिखा है। तो बन्यान इज कंसिडरेड टू बी अ ग्रेट, यानी कि उनको क्या माना जाता है? बन्यान को क्या माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन ए में एसिस्ट, यानी कि एसिस्ट उसको बोलते हैं जो निबंध लिखता है, यानी कि निबंधकार। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी प्रोज राइटर, यानी कि कहानी लिखने वाले। ऑप्शन सी ड्रामाटिस्ट, नाटक लिखने वाले। ऑप्शन डी स्पीच राइटर, यानी भाषण लिखने वाले। तो इसका सही आंसर आपको सोचना है। बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोज राइटर इनको माना जाता है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, यानी कि आधुनिक उपन्यास का पिता किसे माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है रिचर्डसन, ऑप्शन बी टॉम जोन्स, ऑप्शन सी डेनियल डिफो, ऑप्शन डी सर वाल्टर स्कॉट। तो आपको सोचना है। फिलहाल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिचर्डसन को मॉडर्न नोवेल का पिता माना जाता है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डैश वाज द फर्स्ट नोवेलिस्ट हु मेड द सीन एन एसेंशियल एलिमेंट इन फिक्शन। जी हाँ, वो कौन पहले नोवेलिस्ट थे जिन्होंने एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि फिक्शन में किसी कथा कहानी में एसेंशियल एलिमेंट्स का प्रयोग किया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ओक्सोइंका, ऑप्शन बी टॉम जोन्स, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी सर वाल्टर स्कॉट। तो इसका सही जवाब होगा सर वाल्टर स्कॉट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द मॉडर्न नॉवेल इज डैश, यानी कि मॉडर्न नॉवेल क्या है? ऑप्शन ए साइकोलॉजिकल, ऑप्शन बी लॉजिकल, ऑप्शन सी मेटाफिजिकल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको सोचना है। इसका सही आंसर होगा साइकोलॉजिकल। मॉडर्न नोवेल जितने भी लिखे जा रहे हैं वो सारे मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डैश वाज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश बाय बंकिम चंद्र। जी हाँ, वो कौन सा पहला नोवेल था अंग्रेजी में, जो भारत का पहला अंग्रेजी में नोवेल लिखा गया? आपको बिल्कुल जवाब देना है कि भारत का पहला इंग्लिश नोवेल कौन सा था जो बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए राजमोहन्स वाइफ, ऑप्शन बी कुल्ली, ऑप्शन सी सरपेंट एंड द रोप, ऑप्शन डी द गाइड। तो बिल्कुल आपको पता है, ऑप्शन से भी आप छाट सकते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, राजमोहन्स वाइफ, राजमोहन्स वाइफ इज द राइट आंसर, यानी कि 1884 में 1864 में लिखा गया था राजमोहन्स वाइफ, जो कि बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया था। यही भारत की प्रथम इंग्लिश नोवेल है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द टू मोस्ट आउटस्टैंडिंग नोवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड वर डैश, यानी कि दो आउटस्टैंडिंग मतलब उत्कृष्ट। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग मतलब उत्कृष्ट। दो विक्टोरियन एज के, विक्टोरियन पीरियड के दो उत्कृष्ट नोवेलिस्ट कौन से थे? उत्कृष्ट नोवेलिस्ट का मतलब उत्कृष्ट, वैसा दो उत्कृष्ट राइटर जिन्होंने नोवेल लिखा और बहुत बड़ा योगदान रहा विक्टोरियन एज में। तो ऑप्शन ए शेक्सपियर एंड मिल्टन, ऑप्शन बी मार्लो, वहीं क्रिस्टोफर मार्लो एंड जॉन कीट्स, ऑप्शन सी डिकेंस एंड थैकरे, ऑप्शन डी चौसर एंड ड्राइडन। तो इसका सही जवाब बिल्कुल आपको देखना है। तो इट्स राइट आंसर इज डिकेंस एंड थैकरे। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स राइट आंसर इज डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस एंड थैकरे इज द राइट आंसर। तो ये रहा अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, ये वीडियो कंटेंट बेहतर लगता हो, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इस चैनल को शेयर जरूर करें और आगे कमेंट करें कि आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुकी है, इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है। मैं मुन्ना सर ये वादा करता हूँ कि बिल्कुल आपको पुख्ता तैयारी मैं करा दूंगा, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी एंड बी द बेस्ट।